हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो फीवर इस टॉपिक के ऊपर है और मैं पहले ही बता दूं कि ये फर्स्ट एमबीबीएस लेवल के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर लेवल पे अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो क्या क्या लिखना चाहिए। तो बहुत सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बेसिक एंगल्स रिलेटेड टू द फीवर ये हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको उसमें डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये पहला पार्ट होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट विल बी मैकेनिज्म, कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फीवर, और फिर टाइप्स ऑफ फीवर। ऐसे तीन पार्ट्स में आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज द फीवर एंड व्हाट हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले तो फीवर, ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेक्सिया, इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। आपको पता ही है, जैसे कि मतलब पेन, हेडेक, फीवर, ये कॉमन सिम्टम्स है जिनकी वजह से डॉक्टर के पास पेशेंट्स आते हैं। ये क्या है? डेफिनेशन उसकी है राइज ऑफ बॉडीज कोर टेम्परेचर। फीवर मतलब क्या? आप फीवर्स को कब लेबल करोगे? तो बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है वो अगर राइज होता है तो उसको आप फीवर कहते हो। और एक बेसिक मैकेनिज्म जो आप समझ सकते हो यहाँ पे, कि बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है और हीट लॉस होता है, और इन दोनों मैकेनिज्म्स का एक फाइन बैलेंस मेंटेन रहता है। इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट इस पे कांस्टेंट रहता है। अगर ये बैलेंस टिल्ट हो गया और हीट प्रोडक्शन ज्यादा है और हीट लॉस उसको मैच नहीं कर पा रहा है, तब जाके बॉडी टेम्परेचर राइज होगा और फीवर अपीयर करेगा। नाउ एक बात और जो मतलब ये तो खैर आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी फॉर अ लेमैन और अ कॉमन मैन, कि फीवर ये एक सिम्टम है, ये डिसीज नहीं है। ये क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कि पेशेंट्स को जब मतलब लोगों को जब फीवर आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग दे स्टार्ट रनिंग हेल्टर स्केल्टर कि कैसा भी करके फीवर को पहले कम कर दो। ये उनकी टेंडेंसी रहती है। तो क्या ऐसा करना ठीक है? अ, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एडल्ट्स में और चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स। देखो, ऐसा कहा जाता है, एक जनरल सेइंग है कि हर साल एक आध बार फीवर आना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि फीवर आने का मतलब है कि आपकी इम्यून सिस्टम काम कर रही है। फीवर कब आता है हम देखने वाले हैं अभी वीडियो में। जब आपकी इम्यून मैकेनिज्म्स काम करती है तब फीवर आता है। और इसलिए फीवर आने से सबसे पहले तो घबराने का नहीं है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 इयर्स, अब इनमें क्या है कि उनकी नर्वस सिस्टम डेवलप हो रही होती है। और मैंने अक्सर ये फ्रेज सुना है काफी पेशेंट से कि बच्चा है, फीवर सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो फीवर दिमाग में चढ़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इट डज अफेक्ट द नर्वस सिस्टम टेम्पररीली। इट रिजल्ट्स इन फेब्राइल सीजर्स या फेब्राइल कन्वर्जन्स आते हैं, और उससे एक टेम्पररी कुछ एक उसके इफेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म डैमेज ऐसा नहीं होता जनरली स्पीकिंग। लेकिन हाँ, इसलिए अगर बच्चे हैं, नियोनेट्स, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन अंडर 6 इयर्स, तो यस, फीवर का प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। आपको फीवर का मैंने एक ये बताया कि फीवर आना इज नॉट ऑल दैट बैड, क्योंकि इट इज अ साइन कि मतलब योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग। और जनरली जो वर्किंग क्लास पीपल होते हैं वो फीवर को तुरंत सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वापस काम पे जाना होता है। तो इसलिए फीवर तो डिस्कम्फर्ट है ना बॉडी का, इसलिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रीवियस सेंचुरीज में फीवर इंड्यूस किया जाता था बाय डेलिबरेट मीन्स, बिकॉज फीवर and rise of body temperature was seen as a form of treatment. Yes, उसके कुछ मेथड्स भी थे। इंजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क में कुछ जैसे लैक्टोबैसिलस हुआ या ऐसे कुछ जो पायरोजेंस की तरह काम करते हैं, जिन वो इंजेक्ट करने से फीवर हो सकता है। या फिर कुछ दूसरे पायरोजेंस, मलेरियल पैरासाइट को इंजेक्ट करने का भी प्रथा थी पहले के जमाने में।
तो फीवर डेलिबरेटली इंड्यूस किया जाता था किसी किसी कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोसिफिलिस या जनरली सिफिलिस में फीवर इंड्यूस किया जाता था। और उसके पीछे का लॉजिक ये था कि सिफिलिस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम, वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो हीट में सर्वाइव नहीं कर पाता, और इसलिए बॉडी का टेम्परेचर डेलिबरेटली राइज किया जाता था। या फिर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या ऐसी कंडीशंस, आपने सुना होगा कि आर्थराइटिस वाली कंडीशन जो होती है वो विंटर सीजन में मतलब ज्यादा दर्द होता है उसमें, मतलब वो बैड हो जाती है, और समर सीजन में उनको रिलीफ मिलता है। तो हायर टेम्परेचर इज बेटर फॉर आर्थराइटिक कंडीशंस। तो इसलिए भी पहले के जमाने में आर्थराइटिस की कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर वाज इंक्रीज डेलिबरेटली। अच्छा, मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग का एक मैं आपको मतलब ये बताता हूं एक्सपीरियंस। हम जब क्लिनिकल पोस्टिंग करते हैं मेडिसिन की, और हमें वो चार्ट भरना होता है, टीपीआर चार्ट, और पेशेंट का सारा डेटा लिखना होता है, तो उसमें पल्स रेट इतना इतना, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह सब लिखते हैं। उसके बाद टेम्परेचर लिखा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्गली टेम्परेचर अगर रहा, मतलब फीवर रहा, तो टेम्परेचर के आगे फेब्राइल लिखते हैं, और हमारे एचओडी हमको डांटते थे। वो कहते थे दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग यूज ऑफ फ्रेज, टेम्परेचर फेब्राइल नहीं, पेशेंट इज फेब्राइल। फेब्राइल इलनेस मतलब जिसमें फीवर होता है उसको फेब्राइल कहते हैं। ये फेब्राइल टर्म फीवर इस वर्ड से ही है। लेकिन टेम्परेचर इज नॉट फेब्राइल, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से फीवर आया है, और इसलिए पेशेंट इज फेब्राइल। दैट्स द करेक्ट यूज ऑफ एक्सप्रेशन फेब्राइल। तो इसको याद रखना। ओके, और फिर क्लिनिकली आप बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हो? बाय यूजिंग थर्मामीटर। और थर्मामीटर कहाँ कहाँ प्लेस करना होता है? एक्सिला, मोस्ट कॉमन साइट। उसके अलावा ओरल कैविटी, बट प्लेस इट अंडर द टंग। वो टच होना चाहिए, वो जो थर्मामीटर का बल्ब है वो ऐसे ही नहीं अंदर रखना है, इट शुड बी टचिंग सो दैट इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डिंग द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, रेक्टल टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है, खास करके चिल्ड्रन में। और रेक्टल टेम्परेचर के लिए अलग से थर्मामीटर्स होते हैं, और इट इज सपोज टू इंडिकेट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इसलिए वो भी एक साइट होती है। उसके अलावा ये एक चीज है याद रखनी है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर हार्ट रेट विल इंक्रीज बाय 10 बीट्स पर मिनट, एंड रेस्पिरेटरी रेट विल इंक्रीज बाय 4 to 5 साइकिल्स पर मिनट। और ये लॉजिकली भी समझ में आता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है तो मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ा है बॉडी का, और इसलिए ऑक्सीजन का सप्लाई भी, उसकी डिमांड भी ज्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? हार्ट और लंग्स। तो दोनों के जो फंक्शंस है वो स्टिमुलेटेड रहेंगे। राइट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीवर? फीवर क्यों आता है? मोस्ट कॉमन कॉज इन आवर क्लिनिकल लाइफ will be the bacterial or viral infections. Infections की वजह से बुखार आता है, फीवर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और हम देखेंगे क्यों आता है इन्फेक्शंस में। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है बॉडी में, तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है। कुछ मैलिग्नेंसीज में भी फीवर आता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फेक्शन। राइट, नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ फीवर प्रोडक्शन। इन्फेक्शंस में फीवर क्यों आता है? तो इसमें एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा, रीसेटिंग ऑफ द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट। दिस सेंटेंस शुड बी हाईलाइटेड। क्यों? बेसिकली बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो है होम्योथर्मी, इट्स अ वेरी एफिशिएंट मैकेनिज्म, और उसका एक सेट पॉइंट होता है, जैसे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस सेट पॉइंट, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स दे एक्ट एज अ थर्मोस्टैट, उनका एक सेट पॉइंट है। तो कभी भी टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो उसको कम करके वापस 98.6 पे लाना है, कम हुआ तो भी उसको वापस इंक्रीज करके, मतलब आई मीन इंक्रीज करके 98.6 पे लाना है। तो ये सेट पॉइंट है। जब ये सेट पॉइंट रीसेट होगा टू ए हायर वैल्यू,
तब जाके फीवर आता है। तो ये क्यों होता है? बेसिकली पायरोजेंस मतलब फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, पायरेक्सिया मतलब फीवर, जेन मतलब जनरेट। तो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए टॉक्सिन्स है, पर्टिकुलरली एक लिपोपॉलीसैकेराइड, ये इट एक्ट्स लाइक अ टॉक्सिन। बैक्टीरियल सेल वॉल जब डैमेज्ड होती है तो उसके कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं। ऑल दीज एक्ट एज पायरोजेंस, ये पायरोजेंस की तरह काम करते हैं। और अब देखते हैं कि एक्चुअली फीवर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये बैक्टीरिया या उनके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, ये अगर आ गए टिश्यू में, सर्कुलेशन में, दे आर फैगोसाइटोज्ड बाय लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। फैगोसाइटोसिस आपने पढ़ा है। अब इस प्रोसेस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, पर्टिकुलरली यहां पे PGE2, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल इज इंटरल्यूकिन 1। This chemical is involved in the production of fever. It is a cytokine और ये बनता है और ये फिर सर्कुलेट होके ब्रेन में जाएगा। हाइपोथैलेमस में लोकली जब इंटरल्यूकिन 1 का लेवल बढ़ेगा, तुरंत कुछ मिनट में फीवर अपीयर होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा। क्योंकि जैसे ही ये इंटरल्यूकिन 1 बनेगा तो इट विल रीसेट दैट हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट टू अ हायर वैल्यू, 100 डिग्री पे ले जाएगा वो। तो अब ये नया सेट पॉइंट बन गया। अब बॉडी का टेम्परेचर 100 होना चाहिए, ऐसा माना जाएगा। और फिर टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म्स आर एक्टिवेटेड, मतलब हीट जनरेट होना बॉडी में और हीट लॉस को प्रिवेंट करना बॉडी से, ये होगा एंड फीवर विल अपीयर। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको फर्स्ट प्रॉफ लेवल पे लिखना होगा। अच्छा, इसी के साथ, फीवर के साथ साथ एक कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम होता है चिल या राइगर। ये क्यों आता है? अगेन द मैकेनिज्म इज सेम। देखो, थर्मोस्टैट इज रीसेट एट अ हायर वैल्यू। हमने देखा अभी कि थर्मोस्टैट, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स का काम क्या, कि उनका एक सेट पॉइंट है, नॉर्मली 98.6 पे सेट है। टेम्परेचर बढ़ा तो उसको वापस 98 पे लाना है, 98.6। टेम्परेचर कम हो गया तो बढ़ा के 98.6 पे लाना है, ये उनको पता है। अब थर्मोस्टैट हैज बीन रीसेट टू अ हायर वैल्यू, 100 डिग्रीज पे रीसेट हो गया। इसका मतलब क्या? अब टेम्परेचर को 100 पे लाना है, ये अब नया सेट पॉइंट हो गया। और सोचो कि ड्यूरिंग दिस टाइम फीवर के अपने नेचुरल कोर्स की वजह से अगर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगा तो क्या होगा? चलेगा नहीं, क्योंकि अब सेट पॉइंट 100 है, बॉडी टेम्परेचर को 100 पे लाना है। तो कम होता हुआ बॉडी टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको 100 पे ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स विल इंड्यूस शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग होती है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और हीट जनरेट होती है बॉडी में। तो इसकी वजह से चिल्स और राइगर्स आते हैं कि टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, फीवर है, लेकिन अगर थोड़ा भी कम होने लगा तो उसको वापस कहां ले जाना है? अपनी नई वैल्यू के पास ले जाना है, इसलिए आते हैं चिल्स एंड राइगर्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। ये आपके आंसर का तीसरा पार्ट होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर। एक होता है कंटिन्यूअस फीवर। वायरल फीवर जनरली कंटिन्यूअस फीवर्स होते हैं, मतलब एक स्टेडी टेम्परेचर रहता है जो कम नहीं होता, वो चलता रहता है वैसे ही उस लेवल पे। दूसरे होते हैं रेमिटेंट फीवर्स, यानी जो फ्लक्चुएट होते हैं, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, फिर कभी कम भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट नेवर टचेस द बेस लाइन, इट नेवर टचेस द नॉर्मल टेम्परेचर। फ्लक्चुएट होगा, यानी 101 हुआ, फिर 100 हुआ, 99 हुआ, बट इट नेवर कम्स बैक टू नॉर्मल। और तीसरा है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट मतलब फीवर आता जाता रहता है, और जब मतलब दो फीवर के एपिसोड्स के बीच का जो टाइम है, इसमें बॉडी टेम्परेचर इज परफेक्टली नॉर्मल, तो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? सिंपल है, पहले में नॉर्मल टेम्परेचर नहीं
आएगा, कम होगा फीवर लेकिन नॉर्मल पे नहीं आएगा। दूसरे में फीवर आता रहता रहेगा और बीच में बॉडी टेम्परेचर विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखते हैं कि ये कब आता है, इनके एग्जांपल्स देखेंगे। Malarial fevers are intermittent fevers. Classically, they appear every day or every alternate day, बीच में एक दिन छोड़ के, या every third day, मतलब बीच में 2 दिन छोड़ के, या every fourth day। every third day आ रहा है तो उसको tertiary fever कहते हैं, every fourth day आया तो उसको quaternary या quartan fever कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है, इन एपिसोड्स के बीच में द बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। दैट्स क्लासिक साइन ऑफ मलेरियल फीवर्स। अच्छा, दूसरा एक क्लासिक टाइप ऑफ फीवर है स्टेप लैडर पैटर्न फीवर। टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर में ये पैटर्न दिखता है और ये रेमिटेंट है, इंटरमिटेंट नहीं है, रेमिटेंट है। मतलब बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली है इंक्रीज्ड, फिर कुछ टाइम के बाद फिर बढ़ता है, फिर उस पे रहता है, फिर बढ़ता, फिर उसके ऊपर, मतलब स्टेप लैडर जो होता है ना, स्टेप्स लैडर की, वैसा ये अपीयर करता है और इसलिए इट्स कॉल्ड अ स्टेप लैडर पैटर्न फीवर। टाइफॉइड में दिखाई देता है। अच्छा, एक बात और, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीवर, एक होते हैं हाई ग्रेड, दूसरे होते हैं लो ग्रेड। हाई ग्रेड फीवर जो होते हैं वो जनरली कंटिन्यूअसली चलते हैं। लो ग्रेड फीवर जो है वो मॉर्निंग में नहीं आते, वो इवनिंग में आते हैं और इसलिए उनको कहा जाता है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, और उसका जवाब सिंपल है, बिकॉज ऑफ द सर्कैडियन रिदम एंड डायर्नल रिदम ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन द बॉडी। यस, आपने पढ़ा होगा कि मॉर्निंग 6 AM 7 AM 8 AM इस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे ACTH levels and glucocorticoid levels are high in the body, and glucocorticoids are known to have antipyretic action, anti-inflammatory action, तो वो फीवर को सप्रेस कर देते हैं। बाय द इवनिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लेवल्स कम होना शुरू होते हैं बॉडी के, और जैसे ही वो कम होते हैं बाय इवनिंग 6 PM fever appears, and therefore this is classically the evening rise of temperature seen in the conditions like tuberculosis, जो कि लो ग्रेड फीवर रहते हैं, हल्का हल्का बुखार आता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फीवर्स है। एंड फाइनली मैनेजमेंट ऑफ फीवर तो आप मेडिसिन में करोगे, ये वीडियो पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, ये हम कह चुके हैं कि भाई फीवर तो एक सिम्टम है, आप फीवर को ट्रीट करो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉज क्या है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स है या और भी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग, होम रेमेडीज में कोल्ड स्पॉन्जिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इट कॉजेज हीट लॉस बाय कंडक्शन। आपको पता है कंडक्शन मतलब इफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द हॉटर ऑब्जेक्ट विल लूज टेम्परेचर टू द कूलर ऑब्जेक्ट, दिस इज लॉस बाय कंडक्शन। तो बुखार में पट्टियां करते हैं ना, कोल्ड स्पॉन्ज यहां पे फोरहेड पे रखते हैं, तो क्यों? बेसिकली बॉडी की हीट यहां आके इट इज लॉस्ट टू दैट क्लॉथ जो आप यहां पे पट्टी रखते हो। तो लेकिन याद क्या रखना है, बीच बीच में क्लॉथ को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी हीट जो है वो क्लॉथ में जा रहा है तो वो गर्म होने लगेगा, तो बीच बीच में उसको ठंडे पानी में, आइस वाटर में सोक करके फिर यहां पे रखना है। देन एंटीपायरेटिक्स, NSAID is most commonly used, aspirin या मोस्ट पॉपुलर पैरासिटामॉल। तो ये कैसे काम करते हैं? बाय ब्लॉकिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हमने देखा ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, एंड बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, कॉक्स एंजाइम्स, उसके वेरियस टाइप से, ये सब आप फार्माकोलॉजी और मेडिसिन में पढ़ोगे। बट दैट वाज द कंटेंट फॉर फीवर। शॉर्ट नोट आने पर आपको ये 3 पार्ट्स में इस तरीके से लिखना है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे।